नाउ लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 4. सो क्रैश कोर्स यूनिट नंबर 4 टीचर एजुकेशन. तो हम शुरू करते हैं. जब हम टीचर एजुकेशन की बात करते हैं यूनिट नंबर 4, तो पहले समझते हैं कि टीचर एजुकेशन होता क्या है. जो टीचर्स होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए. टीचर एजुकेशन का मतलब क्या होता है. पेडागोजी प्लस आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग. कौन से मॉडल्स होते हैं, कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो टीचर एजुकेशन के लिए मदद करती हैं या रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश के अंदर. आज हम वो सारा का सारा कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. ऑलराइट, तो सबसे पहले एनसीटीई, जिसको कि माना गया है एपेक्स बॉडी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, वो क्या कहते हैं कि टीचर एजुकेशन क्या है. अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्संस टू टीच फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन. यानी टीचर एजुकेशन का मतलब वो टीचर्स जो बेशक प्री नर्सरी से लेके हायर एजुकेशन यानी कि प्रोफेसर्स तक बनते हैं, उनको किस प्रकार से आप ट्रेन करते हो, किस प्रकार से आप उनको ओरिएंट करते हो, रिसर्च ओरिएंट बनाते हो, और कि किस तरह के उनके पास स्किल्स होने चाहिए. और हर लेवल के ऊपर डिफरेंट स्किल की रिक्वायरमेंट होती है. जो टीचर नर्सरी की क्लास को पढ़ाता है वो स्ट्रैटेजी अलग होगी एज कंपेयर टू एक ऐसा टीचर जो 9th 10th को पढ़ाता है या जो प्रोफेसर है. सो ऑल स्ट्रैटेजीज आर डिफरेंट एंड हर लेवल जो टीचिंग होती है इट डिमांड्स अ डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रैटेजी. एंड आज की क्लास में हम वो सारा का सारा कवर करने वाले हैं. तो ये वाली जो इक्वेशन है काफी बारी एग्जाम में पूछी जाती है. किलपैट्रिक ने क्या इक्वेट किया था कि टीचर एजुकेशन का मतलब क्या होता है. सबसे पहले हमारे पास टीचिंग के स्किल्स होने चाहिए, राइट. पेडागोजिकल स्किल होने चाहिए. सब जानते हैं पेडागोजी क्या होती है. पेडागोजी होती है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग. ठीक है, तो अभी क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो मैं बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी. आई एज्यूम कि आप इतना तो जानते ही हैं. आर्ट के अंदर आपका स्टाइल होता है, साइंस का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर कोई साइंस पढ़ा रहा है तो उसको लेबोरेटरी टीचिंग करनी पड़ेगी, डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़ेगी. यही अगर कोई स्पोर्ट्स का टीचर है तो स्पोर्ट्स ग्राउंड ट्रेनिंग उस बच्चे को देनी पड़ेगी. लिटरेचर का है तो उसको ड्रामेटिक्स के थ्रू या रेसिटेशन के थ्रू. All of these strategies depending upon the level of the students and depending upon which context and which content you are teaching. ये सारा का सारा इसके अंदर आता है. और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल स्किल्स. प्रोफेशनल स्किल्स क्या होता है कि अगर आप टीचर हो, राइट, तो आप अपनी डेवलपमेंट कैसे कर रहे हो, आपने पहले ट्रेनिंग कैसे ली, अभी आप किस तरह पढ़ा रहे हो, किस तरह अपनी जो आपकी सब्जेक्ट लर्निंग है या सब्जेक्ट ट्रेनिंग है उसको कैसे इनहांस कर रहे हो, क्या आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. तो प्रोफेशनल स्किल्स प्लस पेडागोजिकल स्किल्स and plus teaching skills according to Kilpatrick make the complete teacher education. राइट. डिफरेंट लेवल्स होते हैं टीचर एजुकेशन के. जैसे मैंने आपको बोला प्री प्राइमरी, प्राइमरी लेवल हो गया, एलिमेंट्री हो गया, सेकेंडरी हो गया. यही नहीं, टर्शरी लेवल यानी कि हायर एजुकेशन के अंदर भी जो है होता है. अब मैं अगर आपको बता दूं तो हमारे जो स्कूल का स्ट्रक्चर है वो हो गया है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर. तो अब आप भी जानते हो कि जो आईटेप प्रोग्राम्स है वो आ चुके हैं जो कि टीचर्स को ट्रेन करेंगे. उन टीचर्स को जो फाउंडेशनल लेवल के ऊपर पढ़ाना चाहेंगे, वो सभी स्टूडेंट्स जो प्रेपरेटरी लेवल के ऊपर पढ़ाना चाहेंगे, मिडिल के ऊपर पढ़ाना चाहेंगे और सेकेंडरी के ऊपर पढ़ाना चाहेंगे, तो इनकी जो है अलग अलग हिसाब से ट्रेनिंग होगी. ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इस हिसाब से टीचर्स जो है उनको ट्रेन किया जाएगा. अब ना आई वुड से जो टीचर ऑफ एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन जो है सबसे पहले होती है प्री सर्विस और इन सर्विस के अंदर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. प्री सर्विस क्या होती है, जब आप अपने प्रोफेशन में आते हो उससे पहले, यानी बिफोर यू स्टार्ट एक्चुअल टीचिंग इन नेचुरल सेटिंग्स. तो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर जैसे आपने बीएड किया, ठीक है, जैसे अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बीएससी बीएड किया है ना, इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपने किए, राइट, आपने एमएड किया, तो ये सारे के सारे आपके जो कोर्सेज हैं ये वो हैं जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग मिल रही थी, आपको एजुकेशन मिल रही थी, आपने पढ़ाना शुरू नहीं किया था. तो यहाँ पे एंट्री लेने से पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा. एप्टीट्यूड टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है. फिर आता है इन सर्विस. इसका मतलब होता है ड्यूरिंग सर्विस आपको जॉब मिल गई है. तो अगर आपको जॉब मिल गई है
तो आपको इन सर्विस टीचर एजुकेशन करना पड़ेगा। इन सर्विस टीचर एजुकेशन के अंदर क्या आता है, जैसे कि आप एक बारी पढ़ाई आपने कर ली, आप एंटर कर गए, ठीक है, लेकिन समय अनुसार चेंजेस आ रहे हैं। पहले समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, अब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो सपोज टेक्नोलॉजी के बारे में नई नई नॉलेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो रही हैं, स्मार्ट टीचिंग हो रही है, ब्लेंडेड टीचिंग, हाइब्रिड टीचिंग, सपोज इसके ऊपर इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर ट्रेनिंग्स हो रही है। सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट पढ़ाते हो उसके अंदर इन्हांसमेंट्स हो रही है। तो सेमिनार्स अटेंड करने, वर्कशॉप्स अटेंड करने, ये किसके थ्रू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, राइट, आप वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, आप FDPs अटेंड कर रहे हो, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो है आपकी टीचिंग के अंदर आपकी एजुकेशन जो है वो हटनी नहीं चाहिए, टू अवॉइड गैप। आपने जो पढ़ाई पहले की और अब जब आप पढ़ा रहे हो 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल, बहुत डेवलपमेंट्स हो गई हैं, आपको अपनी स्किल अपग्रेड करते रहनी पड़ेगी, आपको अपने स्किल्स होन करते रहने पड़ेंगे, आपको अपनी नॉलेज जो है वो गेन करते रहनी पड़ेगी। अब हम उसके बारे में बात करेंगे जो कि है NCTE, जिसको मैं कहती हूँ आपकी और मेरी ऑलमोस्ट मंदिर के बराबर है। वो टीचर्स, हम लोगों की जो एपेक्स बॉडी है देश के अंदर, वो है NCTE, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है ना, वो 1973 के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बनी थी, 1973 के अंदर ये एडवाइजरी बॉडी थी। अब इसको देखा गया कि एडवाइजरी बॉडी क्या होती है, खुद से कोई डिसीजंस नहीं ले पाती, राइट। तो NCT का बेसिकली फोकस क्या है कि जो B.Ed कॉलेजेस है, M.Ed कॉलेजेस है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज पे, वहां पे देखना कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है या किस प्रकार से इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है, या आगे मैं आपको फंक्शंस करवाऊंगी, इसके ऊपर ध्यान देना। लेकिन जब ये एडवाइजरी स्टेटस में थी तो इसके पास एज सच कोई राइट नहीं था। मैक्स टू मैक्स ये गवर्नमेंट्स के पास, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को बस बोल सकते थे कि हम ये करना चाहते हैं और वो परमिशंस देते थे। NCT के पास खुद से कोई राइट नहीं था, राइट। एंड NPE 1986 के अंदर ये बोला गया कि NCT अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, हमारे टीचर्स की अच्छी एजुकेशन नहीं हो रही है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, 1993 के अंदर NCT एक्ट पास हुआ और 1995 के अंदर NCT स्टैट्यूटरी स्टेटस में आ गई। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्ट पास हुआ था वो 1993 में हुआ था और एक्चुअल में जो स्टेटस मिला था, स्टैट्यूटरी स्टेटस NCT को, वो मिला था 1995 के अंदर। तो ये सारे के सारे रोल्स हैं NCT के, तो मैं पढ़ देती हूँ। सबसे पहले NCT का जो दफ्तर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। इसके साथ साथ इनके 4 रीजनल सेंटर्स है। मैं जनरली बच्चों को ये B3J करके बोलती हूँ याद करने के लिए एक्रोनिम। ये 4 जगहें हैं जो कि है बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड जयपुर, याद करने हैं बिल्कुल। NCT को हेड कौन करता है, चेयरपर्सन। ये पूछा गया था 2022 के अंदर, सो एंश्योर करो, यहाँ पे लिखा है चेयरपर्सन करता है हेड, चेयरपर्सन हेड्स NCT, ठीक है। अच्छा, प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट टीचर एजुकेशन की पूरे देश के अंदर हो, साथ ही में रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहना वो सभी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जहां पे ये कोर्सेज दिए जाते हैं, मॉनिटरिंग करना, रेगुलेशन करना, रेगुलर रिसर्चेस करते रहना कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं टीचर एजुकेशन अपने देश के अंदर। जो जर्नल्स होते हैं, जो रिसर्चेस हुई हैं, जो केस स्टडीज हुई हैं, उनको आप प्रिंटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करते हो ताकि देश के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, बाकी टीचर्स हैं, उनको पता चले कि किस तरह हमारे देश के अंदर कुछ नई चीजें हुई हैं तो वो लिखा जाएगा, कुछ अचीवमेंट्स हुई हैं वो लिखा जाएगा, क्या चल रहा है इस टाइम पे। तो जो प्रेजेंट स्टेटस है उनको या रिसर्चेस को पब्लिश करना भी NCTE का बहुत बड़ा फंक्शन है। लेकिन सब कुछ रिलेट किसके होना चाहिए, एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, ऑलराइट। और फिर एट द सेम टाइम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये लोग क्या करते हैं, रेकमेंडेशंस देते हैं किस बारे में, टीचर एजुकेशन के बारे में। यही नहीं, डिस्टेंस एजुकेशन जो काउंसिल होती है, यानी वो लोग जो डिस्टेंस के मीडियम के थ्रू या जिसको कहते हैं कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू टीचर एजुकेशन करना चाहते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी देर की उनकी भी इंटर्नशिप होगी, कितनी देर के लिए उनको भी एक्चुअल प्रैक्टिस के लिए आना पड़ेगा, कितना आप उनको डिस्टेंस मोड से पढ़ा सकते हो, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, इस सब के बारे में ये डिस्कस करती है। यही नहीं, टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल CTET क्रैक करना चाहिए अगर आप सेंट्रल लेवल के ऊपर टीचर बनना चाहते हो,
स्टेट लेवल के ऊपर बनना चाहते हो तो आपको फॉर एग्जांपल पीटेट हो गया, टीटेट हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्स क्रैक करने। ये बेसिकली इनके द्वारा बनाई हुई बेंचमार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट क्रैक करना होगा। तो ये सारी की सारी डिटेलिंग, यहाँ तक की जो फी की डिटेलिंग भी होती है कि कितना रख सकते हो आप ट्यूशन फी एक्सेट्रा, कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस प्रकार से जो करिकुलम है वो बनना चाहिए, ये सारा का सारा एनसीटी जो है वो बनाता है। किस तरह के एग्जामिनेशन होने चाहिए, किस तरह की असेसमेंट होनी चाहिए, याद रखिएगा टीचर एजुकेशन पे कोई भी क्वेश्चन आए तो याद रखना जो भी लाइन होगी उसके एंड में टीचर एजुकेशन लिखा होना चाहिए, सिर्फ एजुकेशन नहीं। एक और चीज, एनसीटी जो है वो एनसीएफटीई बनाती है। एनसीएफटीई क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। अभी तक जो एनईपी 2020 बेस्ड पे एनसीएफटी बन के नया नहीं आया है, अभी तक एनसीएफटी 2009 ही चल रहा है। अभी हाल ही में आईटेप आया है बट हम उसको पूरा एनसीएफटी नहीं बोलेंगे। लास्ट, इसका मतलब क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। देश भर में जितने भी टीचर एजुकेशन कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे क्या करिकुलम पढ़ाया जाएगा, है ना, ट्रेनी टीचर्स को, ये इसके अंदर मेंशन होता है। ये एनसीटीई एनसीएफटी डॉक्यूमेंट बनाती है। लेटेस्ट डॉक्यूमेंट जो अपने पास है वो 2009 का है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। अब ये एनसीईआरटी क्या है? ये एपेक्स बॉडी है स्कूल एजुकेशन की। आप लिख सकते हैं एपेक्स बॉडी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो एनसीईआरटी सेटअप हुई थी 1961 में, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये सारा का सारा क्या इनका ध्यान है कि इनका ये ध्यान रखते हैं कि पूरे के पूरे देश के अंदर एजुकेशन, स्कूली एजुकेशन जो है वो अच्छे से हो। यही नहीं, ये एनसीटीई की भी मदद करते हैं। एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की भी मदद करते हैं। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हो या ट्रेनिंग्स हो, उसके अंदर भी ये मदद करते हैं। इनके अंदर एससीईआरटीज आती हैं, उसके बाद डायट्स आता है। लिख लीजिए, वो सबके सब मैं करवाऊंगी। हायरार्की एक बारी पूछी गई थी, ठीक है। एनसीईआरटी किससे रिपोर्ट मांगती है? एससीईआरटी। एससीईआरटी को रिपोर्ट कौन करता है? डायट्स, राइट, ये इसके अंदर आते हैं। तो जब रिपोर्टिंग होगी तो डायट्स एससीईआरटी को करते हैं, एससीईआरटी जो है वो एनसीईआरटी को करते हैं। नेशनल लेवल के ऊपर मॉनिटरिंग करना, रेगुलेशन करना, रिसर्च करवाना, बुक्स को पब्लिश करवाना, रिसर्चेस करवाना, बाहर के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, बाहर के कंट्रीज के साथ स्टाफ एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स करवाना, स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट कराना, ये सारा का सारा एनसीईआरटी का काम होता है। यहाँ पे लिखा है पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक, न्यूज़लेटर्स, रिसर्चेस कंडक्ट करना स्कूल एजुकेशन के अंदर, डेवलपमेंटल किट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला कि फॉर एग्जांपल कोई फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ही हो रहा है तो टीचर्स के लिए वहां पे कंटेंट बनाना, जो ट्रेनिंग कर रहे होंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, ये एपेक्स बॉडी है स्कूल एजुकेशन की, बहुत बड़ी बॉडी है। एनसीटीई इसकी मदद लेती है क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे डाइट्स के थ्रू जो है वो काम करती है, राइट। तो ये इस तरह की मदद करते हैं। ये बाकी के जो स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं एससीईआरटी के थ्रू उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एनजीओस के साथ भी करते हैं। और ये सारा का सारा क्यों किया जाता है? क्योंकि हम अपने देश के अंदर क्या चाहते हैं? अच्छी एजुकेशन हो। यही नहीं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एसएसए के जो गोल्स हो गए, ये सारा का सारा अचीव करने में एनसीईआरटी मदद करती है। फ्री के अंदर टेक्स्ट बुक्स भी प्रोवाइड करवाना। अगर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाते हो आपको फ्री में टेक्स्ट बुक्स मिल जाएंगी सभी लेवल की। अब इनके 5 रीजनल सेंटर्स हैं, 5 रीजनल सेंटर्स, और इनको याद कराने के लिए मैं बोलती हूँ MBBS A। क्या बोलते हैं? MBBS होती है ना डॉक्टर्स की डिग्री और साथ में A। जो लेटेस्ट बना है वो है शिलोंग के अंदर, बाकी एक है रीजनल इंस्टीट्यूट अजमेर के अंदर, दूसरा है भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, और जो लेटेस्ट बना है नॉर्थ ईस्ट में वो है शिलोंग। ये 5 रीजनल सेंटर्स हैं। एनसीटी के 4 थे। एज आई टोल्ड यू, एससीईआरटी किसके अंदर काम करती है? स्टेट लेवल पे। एनसीईआरटी ध्यान रखती है नेशन का, एससीईआरटी ध्यान रखती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डेमोग्राफिकली डिफरेंट नीड होती है, डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन होता है, ठीक है। तो स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, वहां के स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे कौन सी लैंग्वेज प्रीडोमिनेटली डोमिनेट करती है, क्या नीड रिक्वायरमेंट, ये सारा का सारा स्टेट लेवल पे कौन ध्यान रखता है? एससीईआरटी। एससीईआरटी रिपोर्ट किसको करती है? एनसीईआरटी को। अब एससीईआरटी कहाँ लोकेटेड है? हर स्टेट के अंदर लोकेटेड है, हर स्टेट कैपिटल के अंदर एससीईआरटी लोकेट होती है, राइट। तो ये एज आई टोल्ड यू एनसीईआरटी को रिपोर्ट भी करते हैं, एनसीईआरटी जो कार्य देता है वो करते भी हैं।
और एनसीटीई के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं। किस लिए? टीचर ट्रेनिंग करवानी हो तो। इनके एससीईआरटीज के अपने अपने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, जहां पे टीचर एजुकेशन का भी एक डिपार्टमेंट है, जहां पे स्टेट लेवल अगर टीचर ट्रेनिंग देनी हो तो वो होती है। तो याद रखिए, स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट टेक्स्ट बुक्स, जैसे स्टेट में जो करिकुलम चलेगा, राइट, टेक्स्ट बुक्स बनाना, मॉनिटरिंग करना, रेगुलेट करना, प्रमोट करना रिसर्च को, कौन से लेवल पे? स्टेट लेवल पे। तो प्रमोशन, रेगुलेशन, मॉनिटरिंग, रिसर्च करवाना, ये हर एजुकेशनल बॉडी का मेन मकसद होता है। डिपेंड ये करता है कि वो किस लेवल पे और किसके ऊपर फोकस करते हैं। एससीईआरटी आप देख सकते हो, एजुकेशन के अंदर और टीचर एजुकेशन के अंदर मदद कराना, लेकिन टीचर एजुकेशन वही प्रोग्राम्स जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल पे है, ठीक है। जो डायट्स हैं वो एलिमेंट्री के ऊपर काम करते हैं सिर्फ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्री सर्विस ट्रेनिंग, जैसे आपको बताया कि बीएड एमएड का हो गया, तो बीएड की ही हम बात करेंगे, या उससे भी जो छोटे लेवल के होते हैं, जो छोटे लेवल के जो क्लासेस होते हैं उनको जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके लिए ट्रेनिंग करवाना, सेमिनार्स करवाना, ठीक है, ये सब लिखा है। करिकुलम, जैसे मैंने आपको बोला कि एलिमेंट्री लेवल के ऊपर, स्कूल लेवल के ऊपर प्रिपेयर करना, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट किस प्रकार की टीचिंग होगी, कौन सी क्लास से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सारे के सारे चीजों को डिलिनिएट करना एससीईआरटी का फंक्शन होता है। एज आई टोल्ड यू, प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना रिसर्च को, अच्छी क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स प्रिपेयर करना है बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए, और वो सभी चीजें, ये जैसे प्रमोट करना, सपोर्ट डिफरेंट एजेंसीज को, कौन सी एजेंसीज हैं? एनसीईआरटी है, एनसीटी है, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई, सबके साथ मिलजुल के विकास लाना है एजुकेशन के अंदर, ये एससीईआरटी का काम होता है। तो आप बस यही मान सकते हो कि ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं, फंक्शन एक ही है, और इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी एजुकेशनल बॉडीज के साथ मिलजुल के काम करना है। अब हम आते हैं डायट्स के ऊपर। डायट्स किसको रिपोर्ट करते हैं? स्टेट को। अब ना हुआ ये था, एनपीई 1986 ने बोला था एससीईआरटी और डायट्स को बनाने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको जब आपने किया है मेरे साथ जो यूनिट 2 है उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है उसी ने रेकमेंड किया था एनसीटी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दो, है ना, एससीईआरटी और डायट्स को बनाओ। तो डायट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करते हैं, यानी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर डायट्स जो है वो फॉर्म करते हैं। किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर बने थे? रेकमेंडेड बाय एनपीई 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई? सिंपल, प्रोग्राम्स कंडक्ट करने हैं स्कूल टीचर्स के लिए, बस उन्हीं स्कूल टीचर्स के लिए जो कि एलिमेंट्री लेवल के लिए है, प्री सर्विस भी, इन सर्विस भी, याद रखिए इन सर्विस। अब यही नहीं, एलिमेंट्री लेवल के ऊपर, ठीक है, एलिमेंट्री, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस ना, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वर्क करते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मेन मैनेजमेंट ऑफिसेस होते हैं, हेड मास्टर्स या हेड मिस्ट्रेसेस जो स्कूल को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट होती है, उनको भी एडुकेट करना कि किस प्रकार से अगर पॉलिसी के अंदर कोई चेंज आया है या कहीं कोई नया रूल लगना है या करिकुलम चेंज होना है उस लेवल के ऊपर, तो उन लोगों को भी इन्फॉर्म्ड रखना, क्योंकि वो जिस भी जिले में होंगे वो लोग जो है वहां को यू कैन से ओन तो नहीं, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पब्लिक उनकी सुनती है, तो उन लोगों को ओरिएंट करना, बताना भी डायट्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इंश्योर करना कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, यानी सबको एजुकेशन का हक है, राइट, ये सबको मिले, एजुकेशन सबको मिले, इंश्योर करना ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये हो रहा है। और एज आई टोल्ड यू कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करिकुलम की क्या रिक्वायरमेंट है, नीड है, ये सारा का सारा ध्यान रखना, एक्टिवली इंगेज करना एक्शन रिसर्चेस के अंदर। लैब रिसर्चेस भी होती है, एक बार लैब अप्रोच के बारे में भी बात की गई थी, ठीक है, लैब अप्रोच भी लिख लीजिए, लैब अप्रोच रखना, और रिसर्चेस रेगुलरली करते रहना, एक्शन रिसर्चेस की अगर कोई प्रॉब्लम है किसी स्कूल के अंदर उसको एड्रेस करना, नए इनिशिएटिव लेना, ये सारे के सारे इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो भी स्कूल है, जो भी टीचर्स है, उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है उसको अपने लेवल के ऊपर सॉल्व करना, नहीं होगी तो किसको रिपोर्ट करेंगे? एससीईआरटी को। अभी हम बात करते हैं यूजीसी की। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हमारे देश में हायर एजुकेशन की एपेक्स बॉडी, लिख सकते हो एपेक्स बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन,
स्कूल एजुकेशन की एनसीईआरटी, टीचर एजुकेशन की एनसीटीई, ऑलराइट, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की यूजीसी। अब जो यूजीसी है वो इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधा कृष्णन। उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राइट, उन्होंने क्या बोला, टू रिपोर्ट ऑन इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स एंड एक्सटेंशंस दैट माइट बी डिजायरेबल टू सूट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कंट्री। डायरेक्ट यूजीसी की डेफिनेशन मैंने दी है। तो 1952 के अंदर 1952 के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट थी उसने ये डिसाइड किया था कि जो भी केसेस होंगे किसको लेके, ग्रांट्स को लेके, पैसे को लेके, फंडिंग को लेके, स्कॉलरशिप को लेके, जो भी यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देने हैं, पैसे देने होते हैं फंक्शनिंग के लिए भी, तो ये ग्रांट्स देने की एपेक्स बॉडी जो है वो रहेगी, ठीक है। ऑफिशियली जो है इसको इनॉग्रेट किया था 1953 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, राइट। तो इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने 1953 के अंदर। हाउएवर 1956 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो बनाया गया था, उसका स्टेटस मिला गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है कि कब फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया, कब स्टैट्यूटरी स्टेटस के अंदर आए। और इसके 6 रीजनल सेंटर्स है, एनसीटी के थे 4, एनसीईआरटी के थे 5, इनके 6 रीजनल सेंटर्स है। अभी जो मेरे सुनने में आए 7th भी बन रहा है। पुणे के अंदर है, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बैंगलोर। तो ये 6 रीजनल सेंटर्स है यूजीसी के। अब हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान। अब क्या हुआ ना, सर्व शिक्षा अभियान आया था 2000-2001 के अंदर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, है ना। तो उनका एक एम था कि 2010 तक हमारे देश के अंदर सभी लोगों को हम एलिमेंट्री एजुकेशन दे देंगे, प्रॉपर एनरोलमेंट रेशियो हो जाएगा 100% एनरोलमेंट जीआर इस लेवल के ऊपर, एलिमेंट्री लेवल के ऊपर नहीं हो पाएगा। तो सरकार ने कहा कि भैया अब एजुकेशन तो सबको इकट्ठे लेके होगी, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो उस टाइम का टाइम बाउंड जो उनकी थी रिक्वायरमेंट, जो उनका एम था वो नहीं अचीव हो पाया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि सबको चलो इकट्ठे लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। खैर ये गवर्नमेंट तो नहीं थी तब, है ना, कोई और गवर्नमेंट थी। तो इन्होंने बोला कि चलिए ऐसे करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान को जोड़ देते हैं टीचर एजुकेशन के साथ और रमसा के साथ। रमसा क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, सारा का सारा हम रिवाइज कर चुके हैं ये वाले इसके बारे में। तो समग्र शिक्षा अभियान क्या है, ओवरआर्किंग एक प्रोग्राम है, किसके लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए, जिसके अंदर प्री सर्विस से लेके 12वीं यानी कि सेकेंडरी स्टेज तक हम ध्यान रखेंगे, जिससे कि हम इंप्रूव कर पाए स्कूल की इफेक्टिवनेस को, और हम इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी दें, इक्विटी भी दें, गुड क्वालिटी टीचर एजुकेशन भी कॉज करें। और समग्र शिक्षा अभियान के अंदर सर्व शिक्षा अभियान प्लस टीचर एजुकेशन और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, है ना, जो सेकेंडरी एजुकेशन को ध्यान रखता है, ये सारे के सारे इसके अंदर डाल दिए गए थे। समग्र शिक्षा अभियान इज इक्वल टू सर्व शिक्षा अभियान प्लस टीचर एजुकेशन प्लस रमसा। ऑलराइट एवरीवन, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है इस समग्र शिक्षा अभियान को जो है वो लॉन्च किया था। तो अभी आपने क्या किया है, मेजर चीजें जो है वो कर ली हैं। आपने यूजीसी के बारे में पढ़ लिया, एससीईआरटी, डायट्स, एनसीईआरटी, एनसीटी के बारे में पढ़ लिया, टीचर एजुकेशन क्या है। अब हम कुछ मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। तो कुछ एजुकेटर्स थे, तो उन्होंने ना बताया मॉडल्स क्या होते हैं, एक तरह से बताते हैं कि भैया अगर हम इस तरह चलेंगे तो एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, एजुकेशन बेहतर हो जाएगी, टीचर एजुकेशन बेहतर हो जाएगी। तो कुछ मॉडल्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर, जैसे शूलमैन का है, डेंगन-ड्यूक है, हैबरमैस है। तो अभी मैं आपको वो एक जिस्ट के अंदर, क्योंकि क्रैश कोर्स है, वो जिस्ट के अंदर आपको बताती हूँ। तो शूलमैन क्या है, शूलमैन एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। 1938 के अंदर वो फेमस हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था पीसीके। पीसीके यानी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, पीसीके। उन्होंने कहा ये सपोज सर्कल है पेडागोजी, ठीक है, और ये जो सर्कल है ये है कंटेंट। वो कहते ऐसा नहीं है कि पेडागोजी आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग अलग होगा और कंटेंट नॉलेज अलग होगी। एक टीचर वही है जिसकी पेडागोजी जो है वो कंटेंट के साथ मैच करे। ये वही चीज है जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताई है, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। एक टीचर का जो बेस है, नॉलेज बेस जो होता है, वो किससे बनता है, जब उसकी पेडागोजी उसके कंटेंट से मैच करे। जैसे मैंने आपको बोला कोई स्पोर्ट्स का टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन उसको क्लासरूम में नहीं पढ़ाना है,
उसको ग्राउंड में पढ़ाना है, उसकी आर्ट एंड साइंस टीचिंग वैसी होगी, है ना। स्पोर्ट्स का उसको कुछ पढ़ाना है तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करके, मैचेस खिला के, ट्रेनिंग करके कराना पड़ेगा। यही कोई म्यूजिक का टीचर है, उसके पास आर्ट है पढ़ाने की, लेकिन उसके पास म्यूजिक की नॉलेज भी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही में अगेन वो डेमोन्स्ट्रेट करके, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स को बजा के, सिंग करवा के, जो भी है नोट्स वगैरह जो होते हैं, वॉइस नोट्स होते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाए। उसी प्रकार से जो मैथमेटिक्स का टीचर है वो प्रैक्टिस करवाए, साइंस का लैब अप्रोच से पढ़ाए। तो ये इन्होंने बोला कि जो ये पेडागोजी है वो कंटेंट के साथ चलती है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। सो 1986 के अंदर उन्होंने क्लासिफाई किया कि पेडागोजी के अंदर क्या आता है, आपका एजुकेशनल पर्पस क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, ये 1986 में दिया था। और टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ टीचिंग आता है इसके अंदर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो उसकी एज क्या है, उसकी किस प्रकार से असेसमेंट करोगे, ये सारा का सारा पेडागोजी के अंदर आता है। कंटेंट मतलब आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसके कॉन्सेप्ट, थ्योरी, आइडिया, रेफरेंसेस, कौन कौन सी किताबें हैं, ये सारे का सारा कंटेंट के अंदर आता है। किस प्रकार से आप अपनी नॉलेज जो है वो ग्रो करोगे, ये कंटेंट के अंदर आता है। सो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, शूलमैन ने इसके साथ साथ कुछ कैटेगरीज दी थी, पहले 7 कैटेगरीज दी थी कि एक टीचर की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसके बाद उसको चेंज करके उन्होंने 8 कैटेगरीज दी थी। तो ये क्योंकि मेन चीज यही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यही करा रही हूँ, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज गिवन इन 1986। उसके बाद ये आते हैं भाई साहब डेंग एंड ड्यूक। तो इनको याद करने के लिए एक सिंपल सा फंडा मैंने बताया हुआ है, डीपीई। डीपीई मतलब ये क्या कहते हैं कि 2008 के अंदर इन्होंने बोला कि जो नॉलेज बेस होता है टीचर का, क्या होता है नॉलेज बेस, ये किस चीज से बनता है, डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल नॉलेज। नॉलेज बेस किससे बनता है, डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। और ये इन्फ्लुएंस हुए थे जॉन ड्यूई से, इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन ड्यूई। तो डिसिप्लिनरी के अंदर क्या है, अरे भाई वही आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आप क्या कंटेंट पढ़ा रहे हो, उसकी कितनी आपको इन डेप्थ नॉलेज है। इसका इट इम्प्लाइज व्हाट teaching procedure must have discipline as the main ingredient to propagate the knowledge in the classroom. What is discipline? The content knowledge. Then he says practical conception of knowledge. अब वो ये कह रहे हैं जो टीचर है उसके पास सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा है उसको आप अप्लाई कैसे करें। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज आता है, प्रोसेस करना, यानी कि प्रोसीजरल नॉलेज इसके अंदर आएगा। ऑलराइट, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। अब ये कहते हैं कि जो एक टीचर होता है वो जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है वो लर्न करता है डिफरेंट, जैसे सब्जेक्ट एक्सपेंशन नॉलेज होती है, टेक्निक्स के बारे में आप जानते हो, जितना ज्यादा आप क्लासेस के अंदर पढ़ाते हो एवरीथिंग इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आपके जो ओवरऑल एक्सपीरियंसेस है वो ऐड करते रहते हैं आपके नॉलेज बेस को। ऑलराइट, तो क्या है डीपीई, डेंग एंड ड्यूक ने दिया, डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल। अब हम बात करते हैं हैबरमैस के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन और नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी दी, मैं लिख रही हूं यहाँ पे, ये दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। ये क्या बोलते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड मैच कर जाता है कंटेंट के साथ, तो आप एक ऑसम से टीचर जो है वो बनते हो। नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी, अगर बहुत बहुत इन डेप्थ में हैबरमैस ने इसके ऊपर काम किया, इन दोनों थ्योरीज के ऊपर, बहुत ही सरलता से आपको ये मैं बता रही हूँ। और इनको याद करने का तरीका है टीपीई। क्या टीपीई, इन्होंने क्या बोला कि नॉलेज बेस के लिए 3 जेनरिक डोमेन्स हमें चाहिए होते हैं जो ह्यूमन इंटरेस्ट के साथ मैच करे, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो आता है टेक्निकल नॉलेज, जिसको कि हम वर्क नॉलेज भी बोलते हैं, और एनटीए भी इसको कभी कभी टेक्निकल नॉलेज, राइट। टेक्निकल नॉलेज, अगेन टेक्निकल नॉलेज का मतलब क्या होता है, हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स का मतलब क्या होता है, आपकी टेक्निकल नॉलेज। अगर कोई कंटेंट है, अगेन जैसे उन्होंने डिसिप्लिनरी कहा, वैसे इन्होंने जो है वो वर्क नॉलेज यानी के बारे में बोला, टेक्निकल नॉलेज के बारे में बोला। इन्होंने ये भी बोला कि आपकी जो अप्रोच है वो अप्रोच जो है
एनालिटिकल होनी चाहिए, पॉजिटिविस्टिक होनी चाहिए, और इन्होंने कहा नॉलेज भी वही है व्हेन ही सेज टेक्निकल, व्हेन ही सेज वर्क, जो इंपिरिकल हो, एक्सपीरियंस बेस्ड हो, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल बट इट शुड हैव एन ओवरऑल एक्सपोजर। तो वर्क नॉलेज मतलब कैसे आप मैन्युपुलेट करते हो अपने वर्क एनवायरनमेंट को, अपनी सब्जेक्ट नॉलेज को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज इनहैंसमेंट के बारे में बात की गई है, किस तरह आप अपने स्किल एनहांसमेंट करते हो, ये सारा का सारा वर्क नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज के अंदर आता है। एंड ही सेज यू मस्ट फॉलो अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, राइट। एंड देन ही टॉक्स अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे मैंने आपको अभी बताया। प्रैक्टिकल के अंदर क्या आता है, ही सेज कि इट रेफर्स टू सोशल इंटरैक्शन। याद रखिए इनकी जो स्टडी थी वो हर्म्यूनेटिक्स बेस्ड थी, राइट। तो ही सेज कि कम्युनिकेटिव एक्शन और इंटरप्रिटेशन के ऊपर ये सब चीजें जो है वो बेस होती है, राइट। देन ही सेज सोशल नॉलेज का मतलब क्या होता है, बिहेवियर बिटवीन इंडिविजुअल्स। सब मैं आपको समझाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल चीजों में। दो सोशल नॉर्म्स जो है उनको आप रिलेट कर सकते हो एम्पिरिकल तरीके से, एनालिटिकल के तरीके से, लेकिन इसकी वैलिडिटी तभी होती है जब आप इंटर सब्जेक्टिविटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेंशन से बात करते हो। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इंटरप्रेटिव और हर्म्यूनेटिक नेचर होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। यहां से निकल के आता है कम्युनिकेटिव एक्शन। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन जो है ना वो यहीं से निकल के आते हैं। ये क्या कहते हैं कि जो भी आपकी नॉलेज है ना, सबसे पहले तो वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला कि जो नॉलेज की जो ट्रांसमिशन होती है वो इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए, इंटरसेक्ट करती है, एंड उसको कन्वे करने में आपका कम्युनिकेशन बहुत रोल प्ले करता है, राइट। किस सोसाइटी के अंदर है, क्या डेमोग्राफी है, क्या लैंग्वेज बोली जाती है। और थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के बारे में बात करूं तो उन्होंने ये बोला कि जो टीचर होता है उसका मेन जो एम होता है वो यही होता है कि मैं सरल से सरल भाषा में सभी बच्चों को बात बता पाऊं, कॉन्सेप्ट बता पाऊं। अगर वो ऐसे करता है तभी सक्सेसफुल है। दूसरा, उसके पास ये भी एक अपने अंदर एक सहनशीलता होनी चाहिए, जिसको पेशेंस कहते हैं, कि वो दूसरों के व्यू पॉइंट्स भी अच्छे से समझ पाए। ये भी कहते हैं कि सोशल इंटरैक्शंस के अंदर अगर टीचिंग से थोड़ा परे लेके जाए, ज्यादातर लोगों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि जो सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हो हम उन्हीं को ही करें। At the same applies to teacher also, that he likes to work under the and he should work under the same practical conditions जो कि होने चाहिए एक स्कूल के अंदर, उससे बाहर जाके नहीं। तो जो भी आपकी वर्क नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, वो ग्राउंडेड होनी चाहिए किसके अंदर, हर्म्यूनेटिक्स के अंदर, ह्यूमन स्टडीज के अंदर। एंड देन ही टॉक्स अबाउट एमेंसिपेटरी नॉलेज। एमेंसिपेटरी नॉलेज का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव नॉलेज। ये कहते हैं एक्सपीरियंशियल नहीं, याद रखिएगा। इमेंसिपेटरी का मतलब होता है एक टीचर अपने और एक टीचर और इंडिविजुअल अपने अंदर तभी कंप्लीट होते हैं जब उनके अंदर अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग आती है। सोशल नॉर्म्स के थ्रू वो झुकते नहीं है। इमेंसिपेटरी का मतलब ही यही होता है, इंडिपेंडेंट नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे पैर छूने बहुत अच्छी बात है, राइट। हमको बोला जाता है कि पैर छूजिए, बड़ों के आशीर्वाद लीजिए, राइट। तो आजकल के कई बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हाँ ओके फाइन, कई लोग हैं जिनके हम पैर छुएंगे, उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया है, अच्छे लोग हैं। कई हैं जिनको हम नहीं लुक अप टू करते, तो मैं नहीं छूऊंगा या छूऊंगी उनके पैर। तो दिस इज योर ओन थिंकिंग। आपके अपने विचार क्या है, आप सोसाइटी के नॉर्म्स के थ्रू झुके नहीं हो। ये अब इसको प्रैक्टिकल से अलग रखिएगा, ठीक है। इमेंसिपेटरी थिंकिंग का मतलब होता है यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यू आर हैविंग योर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन सर्टेन थिंग्स। आपकी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग है। फॉर एग्जाम्पल नई एजुकेशन, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, नई शिक्षा नीति, राइट। आपके उसके विचार क्या है उसके बारे में, और वो विचार तभी हो पाएंगे जब आप उसको पढ़ोगे। ऐसे नहीं कि सुनी सुनाई बात आ गई। पॉलिटिकल सिस्टम इस टाइम पे क्या है कंट्री का, सुनी सुनाई बात नहीं, आप खुद पढ़िए क्या डेवलपमेंट हुई है कंट्री में, खुद पढ़िए, उसके बाद अपने विचार बनाइए। ये नहीं कि कोई न्यूज चैनल देखा या किसी की बात सुनी और आपकी वो थॉट हो जाएगी सोशल थॉट। सो वो नहीं होना चाहिए। You should develop your own thinking, and it can be developed only when you delve into the intricacies, and then your independent thinking will be developed. So ये थोड़ा सा critical in nature होता है, right? So again, if you see ये सारा का सारा hermeneutic based है, इनका technical, practical और emancipatory knowledge. I hope ये सब clear है। याद करने के लिए Schulman PCK, Dengel DPE, just E stands for experiential. In Habermas, WPE और TPE टेक्निकल, जिसको वर्क भी बोलते हैं, प्रैक्टिकल और इमेंसिपेटरी, नॉट एक्सपीरियंशियल।
अभी मैं आपको ये करवाऊंगी जो कि है इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचिंग। इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचिंग के अंदर ये बोला जाता है कि जब भी कोई टीचर अच्छे से पढ़ाना चाहती है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, एंगेज। व्हेन आई टॉक अबाउट एंगेज, इसका मतलब आप उनकी सबसे पहले आप एक कुछ प्रीवियस नॉलेज भी चेक कर सकते हो सकता है आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछे, राइट, कुछ उनको क्यूरियस बनाइए। कोई भी टॉपिक है उसको आप क्यूरियोसिटी के साथ उनके सामने प्रेजेंट करिए ताकि बच्चे एंगेज हो पाए। इसको आप लिंक कर सकते हो किसके साथ, गैगने ने जैसे गेन अटेंशन बोला था ना, फॉर एग्जाम्पल लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो गैगने ने 9 इंस्ट्रक्शंस दिए थे ना, 9 इंस्ट्रक्शनल मेथड, उसके अंदर सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, गेन अटेंशन, राइट। तो इसको आप उससे लिंक कर सकते हो। इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल में ये होता है कि सबसे पहले बच्चों को आप इंटरेस्टेड बनाते हो, राइट, उनको क्यूरियस बनाते हो, क्वेश्चंस पूछते हो इन्वॉल्व करने के लिए। उसके बाद आप उनको बोलते हो जाओ एक्सप्लोर करो। आपने कोई टॉपिक दिया फॉर एग्जाम्पल जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता, तो आप उनको बोलते हो ओके, सपोज आपने कोई रिसर्च टॉपिक दिया, चलो इसके बारे में आप फाइंड आउट करो, कोई भी टॉपिक है। तो हो सकता है बच्चे डिफरेंट ब्लॉग्स पे जाए, एजुकेटेड ब्लॉग्स के ऊपर, अच्छे जर्नल्स के ऊपर जाए, शोध गंगा पे फॉर एग्जांपल थीसिस या रिसर्चेस पढ़ते हैं या साइनॉप्सिस पढ़ते हैं किसी चीज के बारे में, तो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में। वो कोई अपना कोई बना नहीं रहे, ओपिनियन नहीं बना रहे, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, दे आर ट्राइंग टू नो, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है एक्सप्लेन, राइट। टीचर क्या करता है, अब क्लास के अंदर बच्चों को बोलेगा ओके फाइन, अब आप जो है अपने हमें जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी आपने जाना एक्सप्लोर करके, वो आप हमें बताइए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी उन्होंने नॉलेज गेन की है एक्सप्लोरेशन के टाइम पे, उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिस्कस किया जाता है। इलैबोरेशन के टाइम पे क्या होता है, इलैबोरेशन के अंदर ना बहुत ज्यादा चीजें होती है। इसके अंदर डिस्कशन होता है, आप ये भी कह सकते हो शेयरिंग ऑफ नॉलेज भी होता है। अब ना जो ये पॉइंट है इलैबोरेशन, इसके अंदर दो चीजें भी हो सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अप्लाई भी कर लिया नॉलेज को, प्लस इसके अंदर क्या होता है कि जब क्लास के अंदर डिस्कशन होती है तो टीचर ऑल्सो एड्स टू दैट नॉलेज और उसको अपना ओपिनियन भी देना चाहिए। साथ ही में जो पीयर्स होते हैं, पीयर्स ने भी कोई काम किया होगा ना, एंड पीयर्स का ऑल्सो, पीयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। हो सकता है एक टॉपिक है जिसके ऊपर दो ग्रुप्स को जो काम दिया गया है, एक ग्रुप ने कुछ और फाइंड आउट किया, दूसरे ने उससे ज्यादा फाइंड आउट कर लिया, तीसरे ने उससे भी ज्यादा फाइंड आउट कर लिया। सो व्हेन दे कम टुगेदर एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको और ज्यादा टीचर भी बता रहा है, पीयर्स भी बता रहे हैं, वो खुद भी बता रहे हैं, और फिर वो क्या करते हैं, जो नॉलेज गेन की है उसको अप्लाई करके देखते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर। और लास्ट का जो स्टेप आता है वो होता है इवैल्यूएट, यानी कि वो क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं नॉलेज को। जनरलाइज करने से पहले भी उसकी क्या की जाती है, असेसमेंट कह लीजिए या इवैल्यूएशन कह लीजिए कि वो कितना सक्षम है, जो भी उन्होंने नॉलेज गेन की है, जो अप्लाई किया है, क्या वो वाकई में सक्सेसफुल था, वो चीज सक्सेसफुल हुई, या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो फिर से कुछ ना कुछ ऐसा दोहराना पड़ेगा, राइट। इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और इन डेप्थ टॉपिक टीचर दे देगी, दोबारा साइकिल चलेगा। सो इंक्वायरी के अंदर यही है दैट यू आर प्रेजेंटिंग, यू इनिशिएट बाय प्रेजेंटिंग अ क्वेश्चन। आई एम राइटिंग इट हियर बिकॉज ये वर्ड एनटीए बोलता है, यू इनिशिएट बाय स्टार्टिंग, इनिशिएट विद अ क्वेश्चन। इनिशिएट का तो मतलब ही स्टार्टिंग हो गया, राइट। सो यू इनिशिएट द क्लास विद अ क्वेश्चन, राइट। तो ये एक मॉडल बताया है। दूसरा है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है दैट आफ्टर यू हैव टॉट इन द क्लास, यानी कि पोस्ट टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है पोस्ट टीचिंग आप क्या करते हो, एक क्लास लिया, उसके बाद पोस्ट टीचिंग आप इवैल्यूएट करते हो अपने आप को। यू इवैल्यूएट योर you can say achievement or your performance। आप चेक करते हो कि क्या आपने सही रेफरेंसेस दिए, क्या आपने सही कंटेंट पढ़ाया, क्या आपके जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए,
क्या आपके लर्निंग आउटकम्स जो आप चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स अचीव करें वो हुए? क्या जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे क्या वो अचीव हुए? आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? इसके अंदर आप फीडबैक भी ले सकते हो। किसका फीडबैक ले सकते हो? स्टूडेंट्स का फीडबैक भी ले सकते हो, राइट? आपके अपने कुलीग्स का फीडबैक भी ले सकते हो। इससे क्या होता है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग से इसका जो पर्पस होता है वो होता है इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग, इम्प्रूव्ड टीचिंग। तो जब भी एक टीचर जो अच्छा टीचर होता है वो क्लास पढ़ाने के बाद जरूर सोचे, रिफ्लेक्ट करे, कॉन्टेम्पलेट करे कि क्या मैं अपनी क्लास के अंदर सक्सेसफुल थी या नहीं थी, क्या मैंने अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए, क्या बच्चों के लर्निंग आउटकम्स आए, क्या मैंने सही एनालॉजीज दी, क्या मैंने सही से कंटेंट पढ़ाया, क्या मैंने सही से क्वेश्चनिंग की, ऑल ऑफ दैट। एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड, गुड, इम्प्रूव। एंड अगर आपको लगता है कि इसमें से आपने कोई भी चीज मिस कर दी तो नेक्स्ट क्लास से आप फिर से उसको बेटर करो, ठीक है? तो ये था आपका टीचर एजुकेशन के जो मेन पॉइंट्स जो थे उनको हमने कवर कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू करिकुलम स्टडीज।